हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड क्या है? विंड है द मूवमेंट ऑफ एयर हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज विंड। इस टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने एयर प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इनके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियोस डाली हैं उनको पहले देखें। उसके बाद 100% ये टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। वैसे मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, पर फिर भी एक आध पॉइंट हो सकता है आपके माइंड में हो जिसके रिगार्डिंग डाउट बचे, तो आप मेरी जो मैंने अभी वीडियो सजेस्ट की हैं उनको देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ये वीडियोज पहले आप जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं क्या होता है विंड्स या इसके टाइप। जो विंड है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एटमॉस्फेरिक एयर की अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में। और ये जो एयर की जो मूवमेंट है ये स्टार्ट होती है जब दो एरियाज के बीच एयर प्रेशर का डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये कोई एरिया है जिसमें हाई प्रेशर है और ये एरिया है जिसमें लो प्रेशर है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की मूवमेंट होगी। और हालांकि ये जो विंड की मूवमेंट है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कोरियोलिस फोर्स के कारण इस विंड की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आएगा, या जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कारण इस विंड की स्पीड में चेंज आ सकता है। विंड की मूवमेंट की स्पीड कितनी होगी वो इन दोनों एरियाज के बीच एयर प्रेशर का डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये डिफरेंस बढ़ जाएगा तो विंड की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर दोनों एरियाज के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस कम हो जाएगा तो विंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। जो डायरेक्शन होगी विंड की जनरली क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, पर अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है जिसके कारण एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। और उस कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मींस मैं ये कह रहा हूं, अगर विंड अगर यहां से इस साइड मूव कर रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन ये है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। मींस प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये है और इसी के पैरेलल इसी डायरेक्शन में विंड की मूवमेंट स्टार्ट होती है। पर अर्थ की रोटेशन के कारण मैंने बोला कोरियोलिस इफेक्ट आएगा और उसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये राइट या लेफ्ट जो है विंड की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। विंड की डायरेक्शन है ये, इसलिए इसका राइट वर्ड होगा ये। अगर इसका उल्टा होता कि यहां पर हाई प्रेशर हो जाता है और यहां पर लो प्रेशर होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो विंड की भी डायरेक्शन यही होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो फिर इसकी अगर राइटवर्ड डिफ्लेक्शन देखे तो फिर इसका डिफ्लेक्शन होता है ये। मींस विंड जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है जो कोरियोलिस फोर्स है उस पर, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन पर, विंड्स की स्पीड पर भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। विंड्स की अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर और ज्यादा स्पीड हो जाएगी विंड्स की तो ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा इस टाइप से। अगर विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो ये डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा इस टाइप से। डिफ्लेक्शन का मतलब है डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ ऑफ द विंड्स। ठीक है, तो विंड जो है क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर की, और ये जो डायरेक्शन है विंड की ये अफेक्ट होती है कोरियोलिस फोर्स से मेनली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। डिटेल में मैंने कोरियोलिस फोर्स पर और फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड्स पर मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। दोनों वीडियोज प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, जाकर एक बार देख लीजिएगा। विंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो विंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
और ये जो डिवीजन है ये दो चीजों पर बेस्ड है। एक तो वेरिएबिलिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि विंड्स की जो डायरेक्शन है थ्रू आउट द ईयर वो कांस्टेंट होती है, या कुछ विंड्स की डायरेक्शन में चेंज भी आता है। कुछ विंड्स की डायरेक्शन सेम रहेगी पूरे साल, तो वो इनवेरिएबल विंड्स होंगी, और कुछ विंड्स की डायरेक्शन सीजन चेंज के साथ या टाइम चेंज के साथ चेंज हो जाती है, तो वो वेरिएबल विंड्स होती हैं। तो वेरिएबिलिटी के बेस पर भी विंड्स को डिवाइड किया जाता है, इनवेरिएबल विंड्स और वेरिएबल विंड्स। दूसरा जो बेस है डिवीजन का वो है स्केल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स। मींस विंड्स कितने एरिया को अफेक्ट कर रही हैं, अर्थ के कितने पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं, उसके बेस पर भी विंड्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि वेरिएबिलिटी के बेस पर विंड्स को जनरली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जिन विंड्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है उन विंड्स को हम बोलते हैं इनवेरिएबल विंड्स, और वो थ्रू आउट द ईयर ग्लोब पर होती हैं तो उनको परमानेंट विंड्स भी हम बोल सकते हैं। और ये जो इनवेरिएबल या परमानेंट विंड्स हैं ये मेजरली तीन होती हैं, ट्रेड विंड्स, उसके बाद वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स। इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कहां कहां पर ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलर विंड्स हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में आज हम इन तीनों विंड्स को ही डिस्कस करेंगे। दूसरा, वेरिएबिलिटी के बेस पर वो विंड्स हैं जिनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है या ईयर में कई बार चेंज होती है, तो वो वेरिएबल विंड्स है। कुछ विंड्स जो सीजन के साथ अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं उनको सीजनल विंड्स बोलते हैं, जैसे मॉनसून्स। इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये है इंडिया, और इंडिया में लैंड पार्ट पर समर सीजन में टेम्परेचर काफी हाई होता है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर लो होगा, और लैंड के कंपैरिजन में हीटिंग और कूलिंग ओशन की स्लो होती है। तो समर सीजन में लैंड पर टेम्परेचर हाई और ओशन पर लैंड के कंपैरिजन में टेम्परेचर लो होता है, जिसके कारण यहां पर लैंड के कंपैरिजन में हाई प्रेशर डेवलप होता है, और हमेशा विंड्स हाई टू लो मूव करती हैं। तो समर सीजन में विंड्स की डायरेक्शन होती है ये। पर अगर विंटर सीजन को कंसीडर करें तो विंटर सीजन में लैंड की कूलिंग ज्यादा होगी, जिसके कारण टेम्परेचर लो हो जाएगा और एयर प्रेशर हाई हो जाएगा। पर ओशन पर लैंड के कंपैरिजन में टेम्परेचर हाई होगा और एयर प्रेशर लो होगा। तो हाई से लो की तरफ विंड्स की मूवमेंट होती है। तो विंटर सीजन में लैंड से ओशन की तरफ विंड्स आएंगी, समर सीजन में ओशन से लैंड की तरफ विंड्स जाती हैं। तो ये सीजन में क्या हो गया, ये सीजन चेंज के साथ विंड्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, और इन्हीं को मॉनसून्स बोलते हैं। मॉनसून्स का मतलब है विंड्स चेंजिंग देयर डायरेक्शन विद चेंज इन सीजन। तो ये एक वेरिएबल विंड है क्योंकि इनकी डायरेक्शन में वेरिएशन हुआ, चेंज हुआ। ऐसे ही माउंटेन एंड वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज वो होती हैं जो माउंटेन से नीचे की तरफ आती हैं, और वैली ब्रिज वो होती हैं जो वैली वाले पार्ट से माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं, उनको वैली ब्रिज बोलते हैं। मैं आप लोगों को मॉनसून्स, माउंटेन, वैली ब्रिज, लैंड सी ब्रिज, लोकल विंड्स, इनके बारे में भी अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पर जस्ट ये है क्या, आज मैं उतना बता रहा हूं, डिटेल में इनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। अलग वीडियो में इन पर डिटेल में बात करेंगे। लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है? लैंड एंड सी ब्रिज है जो लैंड से सी पर या सी से लैंड पर जाएंगी। जैसे ये तो सीजनल वेरिएशन है जो मैंने यहां पर मॉनसून्स के बारे में बताया। अगर ये डे एंड नाइट के साइकिल को हम देखें तो डे में क्या होगा, लैंड पार्ट पर टेम्परेचर हाई है तो यहां पर लो प्रेशर होगा, और यहां पर हाई प्रेशर होगा ओशन पर कंपैरेटिवली। तो डे टाइम में ओशन से लैंड की तरफ विंड्स आएंगी, नाइट टाइम में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओशन पर हीटिंग एंड कूलिंग बहुत स्लो है, लैंड पर हीटिंग एंड कूलिंग फास्टर है। तो नाइट टाइम में लैंड की कूलिंग ज्यादा होने से यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और लैंड पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी,
जबकि जो वाटर है इसकी हीटिंग और कूलिंग बहुत स्लो होती है, तो वाटर का टेम्परेचर नाइट टाइम में लैंड से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के टेम्परेचर में डिक्रीज बहुत कम आएगा और नाइट टाइम में लैंड पर टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज करता है, इसलिए क्या होगा, कंपैरेटिवली लो प्रेशर होगा ओशन पर और नाइट टाइम में इस टाइप से विंड्स चलेंगी। तो लैंड से अगर विंड्स ओशन की तरफ आ रही हैं तो लैंड ब्रीज, सी से अगर लैंड की तरफ जा रही हैं तो सी ब्रीज। तो ये जो है आपका वेरिएबल विंड्स हैं, इनकी भी डे एंड नाइट में चेंज होने के कारण डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एरिया पर डेवलप होती हैं, थोड़े टाइम के लिए रहेंगी उसके बाद खत्म हो जाएंगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा लू, समर सीजन में और विंटर सीजन में कोल्ड वेव्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पर आने वाली विंड्स हैं, थोड़े एरिया को अफेक्ट करेंगी थोड़े टाइम के लिए, फिर खत्म हो जाएंगी। तो ये है वेरिएबल विंड्स। तो वेरिएबल विंड्स वो विंड्स होती हैं जिनकी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं या जिनकी डायरेक्शन में टाइम के साथ चेंज होता है। वो टाइम आपका सीजनल बेस पर भी हो सकता है, डायरनल बेस पर भी हो सकता है। डायरनल मींस डे एंड नाइट के बेस पर भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। स्केल ऑफ इन्फ्लुएंस के बेस पर विंड्स को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी विंड्स और जनरल सर्कुलेशन। मींस ये वो विंड्स होती हैं जो पूरी अर्थ को कवर करती हैं और पूरे साल प्रेजेंट होती हैं, इनकी डायरेक्शन भी पूरे साल फिक्स होती है। तो उन विंड्स को हम प्राइमरी विंड्स या जनरल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनको प्राइमरी विंड्स या जनरल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा अर्थ का वो इन विंड्स से ही कवर होगा। और इनको प्राइमरी विंड्स इसलिए भी कहा जाता है कि इन विंड्स बेल्ट्स में ही दूसरी विंड्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो जो मैंने परमानेंट विंड्स या इनवेरिएबल विंड्स अभी आप लोगों को बताई थी, वही विंड्स पूरे ग्लोब को कवर करती है, उन्हीं को प्राइमरी विंड्स और जनरल सर्कुलेशन कहा जाता है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स या पोलर ईस्टर्लीज, ये प्राइमरी सर्कुलेशन है या प्राइमरी विंड्स है। सेकेंडरी सर्कुलेशन क्या है? जो प्राइमरी विंड बेल्ट्स हैं उसी में डेवलप होने वाले विंड्स हैं और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया को अफेक्ट करेंगी कम टाइम के लिए। थ्रू आउट द ईयर्स ये विंड्स जो है अपने प्लेस पर नहीं होंगी। तो ये है साइक्लोन्स। साइक्लोन का मतलब है लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ जब विंड्स सर्कुलेट करती है तो उनको साइक्लोन्स बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, इसके चारों तरफ इस टाइप से विंड सर्कुलेट करते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, तो ये है साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स होते हैं जहां पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। साइक्लोन्स लो प्रेशर एरियाज होते हैं जहां पर विंड्स सर्कुलेट करती हैं लो प्रेशर के अराउंड, और एंटी साइक्लोन्स होते हैं जहां पर हाई प्रेशर होगा और विंड्स बाहर की तरफ जाते हुए इस टाइप से सर्कुलेट करेंगी। ये सर्कुलेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है हेमिस्फीयर पर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि विंड्स की जो डायरेक्शन है उसमें डिफ्लेक्शन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो सेकेंडरी सर्कुलेशन है उसमें मॉनसून्स भी आएगा और एयर मासेज भी आएगा। एयर मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो एयर मास होता है ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, और कितना लार्ज? ये मोर देन 1000 किलोमीटर, मोर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको कवर कर सकता है। हो सकता है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कॉन्टिनेंट को कवर कर जाए एक एयर मास। ठीक है, तो अगर मैं एयर मास को डिफाइन करूं तो ये ए ह्यूज, ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में यूनिफॉर्मिटी होती है। और ये टेम्परेचर के बेस पर दो टाइप के हो सकते हैं, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास। कोल्डर एरियाज में जो डेवलप होंगी वो कोल्ड एयर मास, वार्मर एरियाज में जो डेवलप होंगी वार्म एयर मास। इनके बारे में भी अलग से डिस्कशन हम लोग करेंगे, पर आज मैं केवल और केवल जो प्राइमरी विंड्स हैं या
जो इनवेरिएबल विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, उनके बारे में ही मैं आज डिस्कस करूंगा। तो डिटेल्ड वीडियो रहेगी, ये सारे की सारे फीचर्स जो परमानेंट विंड्स के हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो थर्ड टाइप की जो विंड्स हैं सर्कुलेशन है वो है टर्शियरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लोकल विंड्स होती हैं। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, ये वो विंड्स होते हैं जो किसी स्मॉलर एरियाज पर डेवलप होंगी और कम टाइम तक ही इनका इन्फ्लुएंस रहेगा। टर्शरी विंड्स का स्केल जो है सबसे छोटा होता है, ये कम एरिया को अफेक्ट करते हैं। सेकेंडरी विंड्स का जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है वो उनसे बड़ा होता है। और जो प्राइमरी विंड्स होते हैं, जनरल सर्कुलेशन जो होता है वो कंप्लीट ग्लोब को कवर करता है। तो आज बात करेंगे प्राइमरी सर्कुलेशन या प्राइमरी विंड्स की। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राइमरी विंड्स होती हैं कंप्लीट ग्लोब को कवर करती हैं, इसलिए प्राइमरी विंड्स को या प्राइमरी सर्कुलेशन को प्लैनेटरी सर्कुलेशन या प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं। इनके कई नाम हैं। प्रीवेलिंग विंड्स, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको प्रीवेलिंग विंड्स या एवरग्रीन विंड्स भी बोल सकते हैं, हमेशा ये अर्थ पर मिलेंगी। इनवेरिएबल विंड्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, सर्टेन होती है, इसलिए इनको इनवेरिएबल विंड्स भी बोलते हैं। ये विंड्स कंप्लीट ग्लोब को कवर करते हैं इसलिए इनको ग्लोबल विंड्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे इन विंड्स के नाम हैं। और इन विंड्स के टाइप्स की अगर बात करें तो ये 3 टाइप्स की विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। अब इन विंड्स को एक बार हम ग्लोब पर समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो ये लैटिट्यूड है आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये डॉटेड लाइन है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास जो बेल्ट डेवलप होती है उसको बोला जाता है लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटर के आसपास डेवलप होगी, तो इसको अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो ये है लो प्रेशर बेल्ट। आप समझने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी मैंने एयर प्रेशर बेल्ट्स पर वीडियो बना रखी है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा यहाँ पर लो प्रेशर क्यों डेवलप होता है। अभी मैं यहाँ पर उस डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा कि लो प्रेशर डेवलपमेंट के यहाँ पर रीजन क्या क्या है। जस्ट एक रीजन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हायर होता है जिसके कारण लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट है क्योंकि टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर एयर ऊपर से नीचे उतरती है, हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है। यहाँ पर पोलर एरिया से आने वाली एयर और यहाँ से आने वाली जो विंड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, इसलिए लो प्रेशर है। इनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो प्लीज एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों ये हाई और लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट है। यहाँ पर फिर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, अगर विंड्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो विंड्स आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। हमेशा विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, एक चीज। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी विंड्स मूव करती हैं तो वो स्ट्रेट नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइटवर्ड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अभी यहां पर इन 3 चीजों पर बेस्ड हम यहां पर ड्रॉ करते हैं कि विंड्स की क्या क्या डायरेक्शन हो सकती है। देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलती हैं, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से विंड्स इस साइड मूव करेगी इस टाइप से, यहां से विंड इस साइड मूव करेगी इस टाइप से। पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इसको मैं येलो कलर में दिखा देता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि विंड की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होती, डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसका राइटवर्ड क्या होगा, इसका राइटवर्ड ये होगा ना। तो मैं यहां पर हम लोग ब्लैक कलर से दिखा देते हैं इनको। ये हैं विंड्स जो इस टाइप से इक्वेटर की तरफ आएंगी क्योंकि हाई से लो प्रेशर की तरफ विंड्स की मूवमेंट होगी। और इस हेमिस्फीयर में भी
अब ये किस साइड डिफ्लेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में ये राइटवर्ड डिफ्लेक्शन है, और ये है विंड की डायरेक्शन, येलो एरो देखिए आप, और इसके रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स की डायरेक्शन ये होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने जो डायरेक्शन बनाया है उसको भी नोटिस कीजिएगा। अब ये जो विंड्स है ना, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में डेवलप हुई है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, या इस एरिया को, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है इसकी तरफ विंड्स आ रही हैं। अब डायरेक्शन देख लीजिए, इनकी डायरेक्शन पूछी जाती है एग्जाम में। आप लोग जानते हैं ये 4 डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। हमेशा पेज पर या मैप पर हमेशा डायरेक्शन इस टाइप से ही आपको दिखानी है। और जो विंड है उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो सेंटर है ना, यहां से उस विंड को पास कर देंगे। जैसे ये सेंटर से आपने विंड पास कर दी, तो विंड हमेशा उस डायरेक्शन को पहले बताते हैं जहां से आई है। तो ये नॉर्थ और ईस्ट का एरिया ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आ कहां रही है, साउथ वेस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड की डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी विंड है ये है ट्रेड विंड्स। इनको ट्रेड विंड्स इसलिए बोला जाता है, जब एंशिएंट टाइम में जब इंजन वाले शिप्स नहीं थे तो हम लोग पाल की नाव का, जिसको हम सेलिंग बोट बोलते थे, उसका हम यूज करते थे, और वो हवा के साथ ही ओशन के ऊपर ड्रैग करती थी, आगे मूव करती थी। और इस बेल्ट में जो ट्रेडर्स होते थे वो इन विंड्स की हेल्प से ही एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करते थे। ये ट्रेड्स में ये विंड्स हेल्प करती थी, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स बोला जाता है। जब इंजनलेस शिप थे तो उस टाइम पर क्या होती थी, जो सेलिंग बोट होती थी वो एयर की हेल्प से ही वाटर पर ड्रैग करती थी, इसलिए ये विंड्स ट्रेड्स में हेल्पफुल होती थी। तो इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड रखा गया है। तो जो ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन आपने देख ली, साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में मैं इसी पॉइंट से विंड्स को क्रॉस कर देता हूं, तो ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है ट्रेड विंड्स। लैटिट्यूड्स आप देख लीजिएगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स से लेकर इक्वेटर के बीच का एरिया, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का एरिया। इक्वेटर पर आकर ये विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं। जहां पर ये विंड्स आकर कन्वर्ज करती हैं इस एरिया को बोला जाता है डोल्ड्रम। इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है डोल्ड्रम। और क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज के बीच का एरिया है और यहां पर विंड्स आकर कन्वर्ज कर रही हैं, इसलिए इसको ITCZ भी बोला जाता है। जो डोल्ड्रम है इसको ITCZ भी बोल सकते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब है ये जो ट्रॉपिकल लाइंस हैं 23.5 नॉर्थ में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इनके बीच का एरिया, इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल बोला जाता है। कन्वर्जेंस हो रही है ट्रेड विंड्स की, तो इस जोन को कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो ITCZ और डोल्ड्रम, ये आपको ध्यान रखना है, ये वो एरियाज हैं जहां पर ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज करती हैं।
तो ये तो है ट्रेड विंड्स। अभी मैंने इनके सारे फीचर्स नहीं बताए, जस्ट अभी मैं विंड्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कौन सी विंड्स है। इसके बाद यहां से देख लेते हैं, यहां से विंड्स जब ये नॉर्थ की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर इधर है हाई प्रेशर इधर है, तो विंड्स इस तरफ मूव करेंगी। पर आप लोग जानते हैं ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेंगी, ये फिर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो डिफ्लेक्शन राइटवर्ड होगा, तो ये इस टाइप से विंड्स होंगी। इनकी आप डायरेक्शन देखिएगा बिल्कुल अपोजिट होगा, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड है उसका। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इसी टाइप से होगा, हाई से लो की तरफ ये इस टाइप से आएंगी, लेकिन लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन के कारण ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। और ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये एक्चुअली वेस्ट से किसकी तरफ जा रही हैं, वेस्ट से। जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ेगी तो ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये ज्यादा स्पीड होने के कारण ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लग जाती हैं, इसलिए इनको वेस्टलीज भी बोलते हैं। तो ये वेस्टलीज की बेल्ट है। अगर वेस्टलीज की डायरेक्शन की बात करें तो आप यहां पर फिर वही 4 डायरेक्शन बनाकर देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट का एरिया हो गया, तो वेस्टलीज की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये वेस्टलीज है। सदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए इनकी डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप यहां से अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इनकी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में वेस्टलीज हैं। उसके बाद उससे ऊपर का जो एरिया ये पोलर एरिया है, पोलर एरिया से विंड्स फिर इधर आएंगी और ये अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन वही होगी जो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन थी, एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है। पोलर एरियाज से आ रही हैं, तो पोलर एरियाज पर जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो डिफ्लेक्शन आता है वो मैक्सिमम आता है। इक्वेटर पर कोरियोलिस इफेक्ट के कारण मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा, पोलर एरियाज पर मैक्सिमम। तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो ये कभी कभी इनकी डायरेक्शन इस टाइप से हो जाती है, इनकी डायरेक्शन इस टाइप से हो जाती है, जैसे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हो, इसलिए इनको हम पोलर ईस्टर्लीज भी बोल देते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। तो यहां पर भी इसी टाइप से बनेंगी। अब इनको ध्यान रखना है आपको, ये जो मैंने विंड्स बनाए हैं इनकी डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे और इनके नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रेड विंड्स हैं, बीच वाले पार्ट में वेस्टलीज हैं और ऊपर वाले पार्ट में या पोल्स के आसपास के एरियाज में पोलर ईस्टर्लीज हैं। तो मुझे लगता है ये चीज आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, जो 1 बाय 1 करके। जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स के अगर लैटिट्यूड की बात करें, रिकॉल करो मैंने क्या बोला था कि ये वो विंड्स हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं। तो लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हाई प्रेशर का एरिया वो कितने डिग्री के आसपास है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री के आसपास है। तो आप ये कह सकते हो इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ, ये लैटिट्यूड हो गए ट्रेड विंड्स के। डायरेक्शन की अगर बात करें, ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन थी, अभी मैंने आप लोगों को बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कहां थी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ध्यान रखेंगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देख सकते हैं, ये ट्रेड विंड्स थी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है। पूछा जा सकता है आपको, कभी कभी आपको इस टाइप से स्टेटमेंट दे देंगे कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें
जो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ट्रेड विंड्स की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ट्रेड विंड्स की है वो ये कि जितने भी प्राइमरी विंड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा रेगुलर मींस थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहेंगी जो ट्रेड विंड्स हैं वो। तो इन कंपैरिजन टू अदर विंड्स मींस वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज के कंपैरिजन में ट्रेड विंड्स ज्यादा रेगुलर हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट है। हालांकि उसका रीजन है, और उसका रीजन ये है कि अगर आप देखें जो ट्रेड विंड वाला जो बेल्ट है उसमें क्या है, उसमें इक्वेटर के आसपास थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर हाई रहेगा, एयर प्रेशर लो रहेगा, और वहां से जो विंड सब ट्रॉपिकल एरिया में उतरेगी तो हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी। तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट इस एरिया में 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया में प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू आउट द ईयर बना रहता है, इसलिए ये ज्यादा रेगुलर है। पर हायर लैटिट्यूड्स पर ये प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू आउट द ईयर जितना यहां पर ट्रेड विंड्स के एरिया में वेल डेवलप्ड होता है हायर लैटिट्यूड्स पर, क्योंकि सीजनल माइग्रेशन होगा सन का, अपेरेंट मूवमेंट होगी सन की, तो इन जो बेल्ट्स हैं हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स हैं हायर लैटिट्यूड्स पर, उनकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होती है जितनी ज्यादा कंसिस्टेंट इस ट्रॉपिकल एरिया में है। इसलिए ट्रेड विंड्स ज्यादा रेगुलर होंगी ट्रॉपिकल एरियाज में। उसके बाद जहां पर भी मैंने आपको बताया था जहां पर ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज करती हैं इसको क्या बोला जाता है, ITCZ, और इसी को डोलड्रम भी बोला जाता है। डोलड्रम का मतलब होता है ए बेल्ट ऑफ काम, बेल्ट ऑफ काम। और काम इसलिए कि जब विंड्स कन्वर्ज करेंगी ना तो कन्वर्जेंस के एरिया में, कन्वर्जेंस के जोन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल विंड्स वहां पर बहुत वीक होंगी, बहुत फीबल होंगी, एयर की असेंडिंग हो रही होगी तो कन्वेक्शंस डेवलप होती हैं। जब एयर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर कन्वर्जेंस के बाद एयर अपवर्ड मूव करती है, और एयर की अपवर्ड मूवमेंट बहुत स्लो होती है इस एरिया में, जिसके कारण जो डोलड्रम का एरिया है उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो काफी काम होता है। तो बेल्ट ऑफ काम ही डोलड्रम है। और डोलड्रम के अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का एरिया है दोनों हेमिस्फीयर में। ऑलरेडी मैंने आपको प्रेशर बेल्ट्स में बता रखा है, ये इक्वेटर है और 5 डिग्री लैटिट्यूड इस साइड और 5 डिग्री लैटिट्यूड इस साइड, तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये डोलड्रम बेल्ट ही है, ITCZ है ये। और इसके अगर फीचर्स की बात करें, कभी कभी आपसे पूछ सकता है डोलड्रम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है। तो डोलड्रम की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एक तो विंड्स यहां पर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। दूसरा, विंड्स की कन्वर्जेंस के बाद यहां पर अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, असेंडिंग हो रही है, जिसको आप बोल सकते हो यहां पर कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट होती है। अब जिस एरिया में कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट होगी तो आप लोगों को पता है जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो इसकी ग्रेजुअली कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे गर्म होता है। सन से अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, तो एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट ज्यादा गर्म हो जाता है हायर पार्ट के कंपैरिजन में। तो जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्डर होता है, तो एयर की कूलिंग होगी, और जब एयर की कूलिंग होगी तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई भी बॉडी जब उसकी कूलिंग होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, जो भी वाटर वेपर्स थे एयर में वो क्लोजर आ जाएंगे, उनमें मर्जिंग होगी और उसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होगी। अगर एयर फर्दर अपवर्ड मूव कर जाएगी तो उससे रेनफॉल होगी। तो जो डोलड्रम की बेल्ट है इसमें डेली इवनिंग टाइम में रेनफॉल होती है ऑलमोस्ट डेली,
और यहाँ पर क्लाउडी कंडीशंस डेवलप होती हैं पहले। तो ये कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की अगर बात करें तो विंड्स का कन्वर्जेंस है, कॉन्वेक्शंस की डेवलपमेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन है और डेली रेनफॉल है। ये प्लस जो एटमॉस्फेयर है वो काफी काम है। तो ये था डोलड्रम और ITCZ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी। ध्यान रखेंगे कि जो डोलड्रम का एरिया है इसमें डेली इवनिंग टाइम में रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट डेली। जो ट्रेड विंड बेल्ट है, ट्रेड विंड जब भी ओशनिक एरिया से मूव करेंगी तो वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर आकर हिट करेंगी और ईस्टर्न पार्ट पर ही रेनफॉल ज्यादा करेंगी, क्योंकि जब ट्रेड विंड्स ओशनिक एरिया से मूव करेंगी तो ओशन से मॉइस्चर पिकअप करेंगी। जब वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर जिस टाइम पर हिट कर रही होती हैं उस टाइम पर वो ओवर सैचुरेटेड होती हैं और अगर उनमें असेंडिंग हो जाती है तो वो रेनफॉल कॉज करेंगी। तो एक बार देखते हैं जो ट्रेड विंड्स हैं वो किस टाइप से ईस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल करती हैं। तो देखिए इस वर्ल्ड मैप पर हम लोग समझेंगे कि ट्रेड विंड्स ईस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल क्यों करती हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है आप लोग जानते हैं ये डोलड्रम है और यहाँ पर ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज करती हैं। अगर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ध्यान से इसको समझिएगा, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ट्रेड विंड्स, मैं यहाँ पर एक ही हेमिस्फीयर में अगर बनाऊं तो आप समझ पाएंगे, कोई इशू नहीं है। ट्रेड विंड्स आप लोगों को पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये है और ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल डोलड्रम एरिया है, ITCZ है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा। जो लो प्रेशर का जोन है इस जोन पर ट्रेड विंड्स दोनों हेमिस्फीयर से आकर कन्वर्ज करेंगी। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ट्रेड विंड्स यहां से इस साइड मूव कर रही हैं और ये ट्रेड विंड्स जब आप देखेंगे अरेबियन सी से मूव करते हुए जो अफ्रीका का पार्ट है, लैंड पार्ट, इसके ईस्टर्न पार्ट पर आकर स्ट्राइक करेंगी। तो जब ये यहां से ओशन के ऊपर से मूव करेंगी तो ये जो एरिया था हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर टेम्परेचर हायर, जिसके कारण विंड्स का भी जो टेम्परेचर है वो हायर होगा और हायर टेम्परेचर वाली विंड्स की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो जब ये ओशंस के ऊपर से मूव करेंगी तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। जब ये अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर पहुंचेंगी तो ये ओवर सैचुरेटेड होंगी। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इनकी अपवर्ड असेंडिंग होगी तो रेनफॉल ईस्टर्न पार्ट पर ज्यादा होगी। और इसी टाइप से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो साउथ अमेरिका है इसके ईस्टर्न कोस्ट पर ही ये ट्रेड विंड्स आकर कन्वर्ज कर रही हैं। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आप जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो इस एरिया में होगी, इस लाइन के साउथ में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी, तो यहां से भी विंड्स इस टाइप से मूव करेंगी तो ये भी ईस्टर्न पार्ट पर ही आकर हिट करेंगी। तो क्या होगा, ईस्टर्न पार्ट पर ओवर सैचुरेटेड ट्रेड विंड्स आएंगी और जब इनकी असेंडिंग होगी और वो असेंडिंग यहाँ पर लैंड पार्ट पर टेम्परेचर हायर होने के कारण कन्वेक्शनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, या यहाँ पर कहीं पर भी ईस्टर्न पार्ट पर अगर कोई हाईलैंड होगी तो उसके कारण भी असेंडिंग हो सकती है। तो यहां से ये ट्रेड विंड्स इस साइड मूव करेंगी तो कोस्टल एरियाज पर हाई टेम्परेचर के कारण कन्वेक्शनल डेवलपमेंट के कारण असेंडिंग हो सकती है, क्योंकि लैंड पार्ट पर ओशन के कंपैरिजन में टेम्परेचर हायर होगा। तो जब विंड्स हायर टेम्परेचर के एरिया में आएंगी तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, कन्वेक्शनल डेवलपमेंट होगी, कूलिंग होगी जैसे जैसे विंड्स अपवर्ड मूव करती हैं, और उसके बाद कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल हो जाएगी। या हो सकता है ईस्टर्न कोस्ट पर कोई माउंटेन है उसके कारण विंड्स की असेंडिंग हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, ईस्टर्न कोस्ट पर अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी तो रेनफॉल होगी। और उसके बाद ये ट्रेड विंड्स जब
लैंड पार्ट पर वेस्ट की तरफ मूव करेंगी, तो क्योंकि ईस्टर्न साइड पर इन्होंने रेनफॉल खोज किया है, ईस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल प्रोड्यूस किया है, इसके बाद इनमें मॉइस्चर कम हो जाएगा। और अगर ये फर्दर कॉन्टिनेंट पर वेस्टवर्ड मूव करेंगी तो क्या होगा, इनके पास मॉइस्चर कम होगा, तो ये कंपैरेटिवली ड्रायर होंगी। इसलिए जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर रेनफॉल कम होगी, और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न साइड होगी यहाँ पर ड्राइनेस ज्यादा होगी, यहाँ वेस्टर्न साइड ड्राइनेस ज्यादा होगी। जो ट्रेड विंड बेल्ट है उसमें जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो वेस्टवर्ड एटमॉस्फेयर ड्रायर होगा और ईस्टवर्ड रेनफॉल ज्यादा होगी। तो कभी कभी आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कि ट्रेड विंड बेल्ट में जब हम लैंड पार्ट पर ईस्ट से वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज करती है। बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेड विंड बेल्ट है वहां पर अगर कोई भी लैंड मास प्रेजेंट है तो उसके इंटीरियर में रेनफॉल बहुत कम होगी। इसका मतलब है इंटीरियर में एरिडिटी मींस ड्राइनेस ज्यादा होगी। वैसे भी ये जो पार्ट होते हैं ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर इंटेंसिटी होता है वेस्टवर्ड और जो ओशंस हैं उसके ईस्टर्न साइड। तो इसलिए वेस्टर्न पार्ट पर सब ट्रॉपिकल बेल्ट में वेस्टर्न पार्ट पर या ट्रेड विंड बेल्ट में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर ड्राइनेस ज्यादा होगी। मींस अगर डेजर्ट है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, तो सहारा डेजर्ट का वेस्टर्न पार्ट ज्यादा ड्रायर होगा और इस पूरी ट्रेड विंड बेल्ट में ये जो अफ्रीका इसका वेस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली ड्रायर होगा। इसी टाइप से जब ये विंड्स इंटीरियर की तरफ मूव करेंगी तो जैसे जैसे लैंड मास पर आगे बढ़ेंगी तो इनमें मॉइस्चर कम हो चुका है और इनका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। जितने लंबे टाइम तक ये लैंड मास पर रहेंगी इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते चला जाएगा। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है और एयर में मॉइस्चर कम है तो क्या होगा, एयर की अगर असेंडिंग भी हो जाएगी तो भी उसमें कंडेंसेशन और रेनफॉल की जो कैपेबिलिटी होगी वो कम होगी। इसलिए ट्रेड विंड बेल्ट में वेस्टवर्ड अगर हम मूव करेंगे तो जो ड्राइनेस है एरिडिटी है वो इंक्रीज करेगी। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसमें भी जो डेजर्ट्स होंगे, जो हॉट डेजर्ट्स की डेवलपमेंट होती है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो जोन होगी वहां पर होगी। तो डेजर्ट्स में भी जो ड्राइनेस है एरिडिटी है वो लैंड मास के वेस्टर्न साइड ज्यादा होगी, या मैं ये कह सकता हूं कि लैंड मास के वेस्टर्न पार्ट पर ही ज्यादा डेजर्ट्स की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, फिर इस एरिया में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अटाकामा डेजर्ट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये सारे के सारे हॉट डेजर्ट्स हैं जो ट्रेड विंड बेल्ट में या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया की जोन में ही डेवलप होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ट्रेड विंड्स ईस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल ज्यादा करती हैं लैंड मास के, और विंड्स जब ओशन से लैंड पार्ट पर आते हैं तो उनको ऑनशोर विंड्स बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर ट्रेड विंड्स ऑनशोर होती हैं और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर जहां से विंड्स लैंड से ओशन की तरफ जाते हैं उसको ऑफशोर विंड्स बोलते हैं। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट पर ऑफशोर हो जाते हैं, और जहां पर विंड्स ट्रेड विंड्स ऑफशोर होंगी वहां पर डेजर्टिक कंडीशन होगी, तो आप कंपैरेटिवली एरिडिटी ज्यादा होगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स ट्रेड विंड्स के बारे में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वेस्टर्लीज के अगर लैटिट्यूड की बात करें तो आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, हम लोगों ने अभी ये जो डिस्कस किया था ये है वेस्टर्लीज। आप देखिए यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच ये जो विंड्स हैं ये वेस्टर्लीज हैं दोनों हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये सदर्न हेमिस्फीयर में। इनकी डायरेक्शन के बारे में भी आप लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, पर देखते हैं एक बार और
जो वेस्टर्लीज हैं इनके लैटिट्यूड की अगर बात करें तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री जो दोनों हेमिस्फीयर में नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बेल्ट जो है उसमें वेस्टर्लीज हैं। और क्योंकि जैसे जैसे इनकी स्पीड इंक्रीज होती है तो ये ऑलमोस्ट लैटिट्यूड्स के पैरेलल होती चली जाएंगी इस टाइप से, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इनकी विंड्स, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं लैटिट्यूड्स के, इसलिए इनको वेस्टर्लीज बोला जाता है। इनकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपको याद होगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज हैं ये हैं, और इनकी डायरेक्शन जो ट्रेड विंड्स हैं उनके ठीक अपोजिट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो डायरेक्शन अगर देखें तो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये विंड्स मूव करेंगी। तो डायरेक्शन एंटी ट्रेड विंड्स इनको इनकी डायरेक्शन के कारण ही बोला जाता है, और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होती हैं उनकी स्पीड में डिफरेंस होता है, और उस चीज को आप इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप, जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में जो लैंड मास प्रेजेंट है वो देखिए, और इक्वेटर के साउथ में जो लैंड मास प्रेजेंट है उसको देखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है और ओशनिक एक्सपेंशन कम है। इस लाइन के नीचे का जो पार्ट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर लैंड मास कम है और ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा है। तो लैंड मास जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, विंड्स के पाथ में ज्यादा रफ सरफेस होगा, मींस कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर वैलीज हैं, किसी एरिया में फॉरेस्ट्स हैं, कुछ एरियाज में ह्यूमन डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके कारण विंड्स की जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि उसकी मूवमेंट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी, जो भी रफनेस है लैंड पार्ट पर उसके कारण। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज की जो स्पीड है वो कम होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा है, सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो इसलिए विंड की स्पीड के लिए जो ऑपोजिशन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कम होगा, और विंड्स की स्पीड साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी। मैं वेस्टर्लीज की बात कर रहा हूं, लेकिन ट्रेड विंड्स के केस में ये इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा। नॉर्थ और साउथ में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड विंड बेल्ट में जो ओशनिक एक्सपेंशन या लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट एक जैसा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए इस बेल्ट में भी इतना ही है और इस बेल्ट में भी मोर और लेस इतना ही है। तो ट्रेड विंड्स के केस में ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है। वेस्टर्लीज के केस में स्पीड का डिफरेंस दोनों हेमिस्फीयर में काफी ज्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होंगी उनकी स्पीड कम होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज की स्पीड ज्यादा होगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होंगी ये क्या करेंगी, ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल कॉज कर सकते हैं या वार्मिंग इफेक्ट लेकर आएंगी। इसको भी देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स के केस में आप लोगों ने देखा कि ट्रेड विंड्स कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल करती हैं, पर आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो यहां से जो भी वेस्टर्लीज होंगी वो इस टाइप से मूव करेंगी। जब ये वेस्टर्लीज इस टाइप से मूव करेंगी तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये कॉन्टिनेंट के लैंड मास के वेस्टर्न पार्ट पर जाकर हिट कर रही हैं। अगर इस हाई टेम्परेचर की जोन से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसमें टेम्परेचर हायर होता है, यहां से विंड्स अगर ओशन के ऊपर जाएंगी तो वार्मर विंड्स ओशन से मॉइस्चर पिकअप करेंगी। इसका मतलब है ये जो वेस्टर्लीज हैं इनमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, और जब ये कॉन्टिनेंट पर जाकर हिट करेंगे हायर लैटिट्यूड्स पर, वेस्टर्न पार्ट पर, तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट पर जो टेम्परेचर वो कम होगा ओशन के कंपैरिजन में हायर लैटिट्यूड्स पर। तो जैसे ये विंड्स कॉन्टिनेंट्स पर जाएंगी तो इनकी कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग होने के कारण इनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, वाटर वेपर्स क्लोजर आएंगे, एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल होगी।
तो वेस्टर्न पार्ट पर जो वेस्टर्लीज हैं, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स पर रेनफॉल करेंगी दोनों हेमिस्फीयर में। यहां पर भी इस टाइप से जो वेस्टर्लीज आएंगी तो यहां पर स्ट्राइक करेंगी और उसके कारण रेनफॉल हो जाएगी। और वार्मिंग इफेक्ट भी ये लेकर आएंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं लैंड पार्ट हायर लैटिट्यूड्स पर कोल्डर होते हैं ओशन के कंपैरिजन में। तो ये ओशंस के ऊपर से विंड्स अगर जा रही हैं, वार्मर विंड्स हैं, तो जब ये लैंड मास पर टकराएंगी जाकर तो लैंड मास के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। इसलिए आप कह सकते हो कि वेस्टर्लीज जो होंगी वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट पर वार्मिंग इफेक्ट लेकर जाएंगी, जिसके कारण विंटर सीजन में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट का टेम्परेचर हायर हो जाएगा कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट का टेम्परेचर हायर हो जाएगा कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में। मींस ये यूरोप है, यूरोप के इस पार्ट में टेम्परेचर लोअर होगा और इस पार्ट में टेम्परेचर हायर होगा विंटर सीजन में। तो ये किसके कारण है? ये वेस्टर्लीज के कारण है। इसलिए आप बोल सकते हो कि वेस्टर्लीज के कारण जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके वेस्टर्न पार्ट में जो विंटर्स होंगी वो मॉडरेट होंगी, सीवियर नहीं होंगी। मींस विंटर्स में टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होगा वेस्टर्लीज के कारण। जो वेस्टर्लीज हैं ये क्या करेंगी, ये जो एयर मास होगा सब पोलर एरियाज की तरफ एयर मास को ड्राइव करेंगी। एयर मास मैंने बताया कि ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी होती है। तो जब वेस्टर्लीज जैसे यहां पर कोई एयर मास डेवलप हुआ, इस एरिया में कोई एयर मास डेवलप हुआ, तो ये वेस्टर्लीज जब सब पोलर एरियाज की तरफ जाएंगी तो इस एयर मास को भी ड्रैग करेंगी। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज के आसपास जो एयर मास होगा वो वार्म एयर मास होगा। ये ऊपर वाले एरियाज पोलर एरियाज हैं और ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये है आर्कटिक सर्कल 66.5, जहां पर वेस्टर्लीज और जो पोलर ईस्टर्लीज हैं ये आकर कन्वर्ज करेंगी जिस एरिया के आसपास। आप लोग जानते हैं 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास क्या होगा, दोनों हेमिस्फीयर्स में पोलर विंड्स और वेस्टर्लीज आकर कन्वर्ज करेंगी। तो ये वार्म एयर मास को ड्राइव करेंगी वेस्टर्लीज। इसी टाइप से कोल्डर एरियाज में डेवलप होगा कोल्डर एयर मास, यहां पर कोल्डर एयर मास डेवलप होगा तो ये विंड्स आएंगी तो ये कोल्डर एयर मास को ड्राइव करेंगी और वेस्टर्लीज वार्मर एयर मास को ड्राइव करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, कन्वर्जेंस जोन में सब पोलर लो प्रेशर एरिया में दोनों एयर मासेज आकर कन्वर्ज कर जाएंगे और उस कन्वर्जेंस के कारण क्या होगा, फ्रंट्स बनेंगे। अब फ्रंट्स देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर समझिए। ये जो एयर मास आपको दिख रहा है ये कोल्ड एयर मास और इस साइड होगा वार्म एयर मास। जो ये ग्रीन एरो है या ग्रीन जो एरिया यहाँ पर वार्म एयर मास होगा। तो जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ आएगा तो कोल्ड एयर मास क्या होगा, कोल्ड एयर मास हैवियर और डेंसर होता है, इसलिए वार्म एयर मास को ऊपर उठा देगा। जो यहां पर वार्म एयर मास है ये क्या होगा, वार्म एयर मास लाइटर होगा, हल्का होगा, इसमें डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। तो क्या होगा, जैसे ही ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के एरिया में आएगा तो वार्म एयर मास ऊपर उठेगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगी, रेनफॉल हो जाएगी। तो यहां पर अभी मैं फ्रंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, फ्रंट्स के बारे में जब मैं साइक्लोन्स डिस्कस करूंगा तब मैं आपको फ्रंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो कांटेक्ट जोन होती है, जैसे यहां पर एयर मास इस टाइप से, वार्म एयर मास इस टाइप से मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में ये कांटेक्ट जोन बनेगा, ये ठीक है। तो ये जो कांटेक्ट जोन है ना ये फ्रंट है। तो फ्रंट दो टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म फ्रंट, इनकी बाद में हम लोग बात करेंगे। अब
सब पोलर एरियाज में कोल्ड और वार्म एयर मास आकर कन्वर्ज करेंगे, जिसके कारण फ्रंट्स बनेगा। जो सन है इसकी अपरेंट मूवमेंट के साथ एयर प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग होती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एयर प्रेशर बेल्ट्स की, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो शिफ्टिंग है उसको आप जानेंगे। तो सन की अपरेंट मूवमेंट होती है, मींस सीजन चेंज होते हैं हेमिस्फीयर्स में, समर और विंटर सीजन आते हैं, और उसके साथ साथ ही एयर प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग होती है। उस शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, जो वेस्टर्लीज है ना, ये 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड के एरियाज में विंटर सीजन में रेनफॉल करती हैं। और ये जो एरियाज हैं 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड के एरियाज, ये मेडिटेरेनियन सी के एरियाज हैं, और विंटर सीजन में मेडिटेरेनियन सी के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर रेनफॉल होती है। जो वेस्टर्लीज है इनकी जो जोन है उसमें शिफ्टिंग के कारण, इसलिए आप ये कह सकते हो कि कोस्टल एरियाज पर 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में विंटर सीजन में रेनफॉल वेस्टर्लीज के कारण पॉसिबल होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, यहां पर आइए, अब मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा ना, तो क्या होगा, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और मैं मान लेता हूं कि ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट करके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये इस एरिया में चली गई। ये अराउंड 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है, 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है, उस एरिया में खिसक जाएगी जो भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आप थोड़ा सा, मैं यहां पर हो सकता है ये कलर वेरिएशन ज्यादा ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं। ये तो समर सीजन में बेल्ट होगी वेस्टर्लीज की, और ये जो नीचे है ना, ये वेस्टर्लीज की बेल्ट है नॉर्मल सीजन में, और विंटर सीजन में ये और थोड़ी सी साउथ की तरफ खिसक जाएगी। ये मैं मान लेता हूं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की फॉर्मेशन है ये है विंटर सीजन में। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये विंटर सीजन में इक्वेटरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग को समझने के लिए मैंने प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग के लिए वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा। तो ये है विंटर सीजन में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये है समर सीजन में। अब आप सोचकर देखिए, अगर समर सीजन है तो ये जो वेस्टर्लीज होंगी ये रेनफॉल इन एरियाज में करेंगी, यहां पर इन एरियाज में रेनफॉल करेंगी। पर अगर विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में वेस्टर्लीज की डायरेक्शन देखिए, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन विंटर सीजन में ये होगी। तो यहां पर देखिए वेस्टर्लीज की डायरेक्शन ये होगी, तो क्या होगा, जब समर सीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाएगी तो हाई प्रेशर होगा 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड पर। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 40 डिग्री, तो इस पूरी बेल्ट में हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या, एयर ऊपर से नीचे आती है और उस टाइम पर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो कंडेंसेशन नहीं होती है, रेनफॉल नहीं हो सकता। पर जब एयर ऊपर उठेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एयर में वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कंडेंसेशन होगी, रेनफॉल हो सकती है। तो जब वेस्टर्लीज यहां से मींस विंटर सीजन में जब लोअर पार्ट पर सब लोअर लैटिट्यूड्स पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी, तो जो 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया होगा यहां पर क्या होगा, यहां पर इस एरिया में वेस्टर्लीज आकर वेस्टर्न पार्ट पर हिट करेंगी और रेनफॉल करेंगी। तो स्पेशली 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड की जो बेल्ट है दोनों हेमिस्फीयर में, वहां पर विंटर सीजन में रेनफॉल होती है। क्यों, क्योंकि जो वेस्टर्लीज होती हैं या तो ये कहें इनकी इक्वेटरवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है, या ये कहें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहां से वेस्टर्लीज ओरिजिनेट होती हैं ये इक्वेटरवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं, और 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इसलिए
सब एरियाज में रेनफॉल होगी। और ये एरियाज देखिए कौन कौन से हैं। मेडिटेरेनियन सी इसी बेल्ट में आएगा, ये है मेडिटेरेनियन सी। इस एरिया में क्या होगा, विंटर सीजन में रेनफॉल होगी। और इस पार्ट पर विंटर सीजन में यह है स्पेन पेनिनसुला या आइबेरियन पेनिनसुला। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है कैलिफोर्निया। तो यहां पर भी विंटर सीजन में रेनफॉल हो रही है। आप देखेंगे जो वेस्टलीज हैं वो यहां से इस साइड भी आ रही हैं, ठीक है। ये सेंट्रल चिली का पार्ट होगा, सेंट्रल चिली के पार्ट में भी रेनफॉल होगी विंटर सीजन में 30 to 40 डिग्री का जो एरिया है। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है साउथ अफ्रीका का, यहां पर भी रेनफॉल होगी। और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट है यहां पर भी रेनफॉल होगी। तो ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जो 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के पार्ट में है और कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पर है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वेस्टर्लीज के कारण विंटर सीजन में रेनफॉल होती है। तो अब ये सारी की सारी वो जोन है, कैलिफोर्निया, आइबेरिया पेनिनसुला, सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जो 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड में है और विंटर सीजन में रेनफॉल होगी वेस्टर्लीज के कारण। जो वेस्टर्लीज हैं इनके स्पेशली साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग नाम है। 40 डिग्री लैटिट्यूड पर बोला जाता है रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज। और 50 डिग्री लैटिट्यूड पर साउथ में बोला जाता है फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज। और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर साउदर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है श्रीकिंग सिक्सटीज, श्रीकिंग सिक्सटीज। ध्यान देंगे ये श्रीकिंग है न कि श्रिंकिंग, या इसको स्टोर्मी सिक्सटीज भी बोला जाता है, स्टोर्मी। और ये जो नाम है वेस्टलीज के साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये नेमिंग की गई है जो भी सेलर्स थे उन्होंने ये नाम इनको दिए हैं। ये किसी ज्योग्राफर ने या मेट्रियोलॉजिस्ट ने ये नाम नहीं दिए हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक एरिया पर स्पीड ज्यादा होने से कोरियोलिस इफेक्ट ज्यादा आएगा। और ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ऑलमोस्ट वेस्ट टू ईस्ट ब्लोइंग विंड्स हो जाते हैं या ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स हो जाते हैं। स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिसके कारण इनके ये नाम है। तो इनके साउंड के नेचर के कारण इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपसे कभी ना कभी पूछ सकते हैं कि रोरिंग फोर्टीज, श्रीकिंग सिक्सटीज और फ्यूरियस फिफ्टीज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइप की वेस्टर्लीज नहीं होंगी। पोलर विंड्स, तो पोलर एरियाज पर हाई प्रेशर है, टेम्परेचर कम होने के कारण, इसलिए ये हाई प्रेशर होने के कारण लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करेंगी। यहां से वेस्टलीज जाएंगी, दोनों कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्जेंस के कारण और कन्वर्जेंस के कारण और जो अर्थ की रोटेशन है उसके कारण ये यहां पर ऊपर उठ जाएंगी, जिसके कारण लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। तो जो डायरेक्शन है पोलर विंड्स की, कोरियोलिस इफेक्ट जो है पोलर एरियाज पर मैक्सिमम होता है, इसलिए इनमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इनको पोलर ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये ईस्ट से आने वाले विंड्स हैं। तो पोलर ईस्टर्लीज फ्रंट्स बनाएंगी सब पोलर एरियाज में जब ये वेस्टर्लीज से कन्वर्ज करेंगी, क्योंकि पोलर ईस्टर्लीज कोल्डर एयर मास को लेकर आएंगी और वेस्टर्लीज वार्मर एयर मास को लेकर आएंगी। फ्रंट्स बनेगा। यहां पर देखिए ये जो पोलर विंड्स हैं ये इस टाइप से आएंगी, और जब ये इस टाइप से आएंगी तो लैंड मास के ईस्टर्न साइड आकर ये हिट करेंगी। तो जब ये लैंड मास पर आकर हिट करेंगी तो जो कोल्डर विंड्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा ड्रायर होती हैं, इनमें वाटर वेपर्स नहीं होते हैं और ड्राइनेस ज्यादा होने के कारण अगर ये किसी भी लैंड पार्ट पर आकर हिट करते हैं तो रेनफॉल नहीं कर सकते हैं।
तो ध्यान रखेंगे ये ईस्टर्न पार्ट को लैंड मास के और ज्यादा ठंडा करेंगी, मींस वहां पर टेम्परेचर और कम कर देंगी, रेनफॉल ये कॉज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज के केस में आपने देखा लैंड पार्ट के जिस भी साइड पर जाकर ये हिट करेंगी वहां पर रेनफॉल करते हैं। पर ध्यान रखेंगे आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कि जो पोलर विंड्स हैं दे हिट ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल सही है। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे कि दे कैन ब्रिंग रेनफॉल ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लैंड मास। तो ये वहां पर रेनफॉल नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो पोलर विंड्स हैं ये कोल्डर एयर मास को ड्रैग करके सब पोलर एरियाज तक लेकर आते हैं, जिसके कारण फ्रंट्स फॉर्मेशन होती है। फ्रंटल पार्ट पर रेनफॉल होते हैं क्योंकि जो वार्मर एयर मास है उसमें मॉइस्चर होता है जो वेस्टर्लीज लेकर जाएंगी सब पोलर एरियाज की तरफ। और जब दोनों कोल्डर और वार्मर एयर मास मिल जाएंगी तो उनका जो कॉन्टैक्ट जोन होगा वो फ्रंट है, और उस फ्रंट के अलोंग वार्मर एयर मास हमेशा अपवर्ड मूव करेगी और उसकी कूलिंग होगी और रेनफॉल होगी। तो सब पोलर एरियाज में फ्रंट्स के कारण रेनफॉल होगी। तो ये था जो टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइमरी विंड्स। मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चन है या कोई एक्सपेक्टेशन है तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।